हेलो एवरीवन। हमने फेडरल यूनिटी की बात करी थी। अब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कैसे सिस्टम फॉलो होता है। इंडिया फेडरल सिस्टम है या यूनिटरी है या दोनों का मिक्सचर है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ निहारिका। हमने लास्ट वीडियो में एक टर्म के बारे में बात करी थी, वो है फेडरल, ठीक है। और सेकेंड टर्म थी यूनिटरी, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम फेडरल पे आते हैं, ठीक है। अब इंडिया में कैसे सिस्टम फॉलो होता है, देखने से तो ऐसा लगता है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, क्योंकि जो फेडरल सिस्टम के जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो फीचर्स हैं, वो इंडिया में कवर हो रहे हैं। हमने क्या बात की थी कि फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो इंडिया में है, जो डिवीजन ऑफ पावर्स होनी चाहिए सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो भी इंडिया में है। तो क्या इंडिया फेडरल है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, पर सच में इंडिया क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि कुछ इंडिया में मिक्सचर है फेडरल का और यूनिटरी का, यानी कुछ फीचर्स तो फेडरल के हैं, कुछ फीचर्स यूनिटरी के हैं। तो एक तरीके का हम जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है मिक्सचर। एक लेमन लैंग्वेज में नॉर्मल जो टर्म यूज करते हैं वो है मिक्सचर, है फेडरल का और यूनिटरी का। जो पॉलिटिकल टर्म में जिसे हम क्वासी फेडरल बोलते हैं, क्वासी का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा, ठीक है। और फेडरल तो आप लोग जानते ही हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वासी फेडरल है तो हम क्वासी यूनिटरी क्यों नहीं बोलते हैं इसको? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, क्वासी का मतलब होता है लिटिल, यानी कुछ फीचर्स उसके फेडरल के हैं और ज्यादा फीचर्स किसके हैं? यूनिटरी के हैं। तो इसलिए हम इसे क्वासी फेडरल बोलते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो फेडरल का है सारे फीचर्स, और ज्यादातर है वो यूनिटरी का है। और क्वासी का मतलब होता है थोड़ा, तो इसलिए क्वासी फेडरल जो इंडिया में सिस्टम फॉलो होता है वो होता है क्वासी फेडरल, यानी मिक्सचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल, ठीक है, जिसे हम क्वासी फेडरल बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो हमारी कंट्री को फेडरल बनाते हैं, ठीक है। पहले हम फेडरल की बात करते हैं, तो हम उन फीचर्स की बात करते हैं। क्वासी फेडरल आपको समझ में आ गया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका इंडिया में कैसे सिस्टम है या इंडिया में क्या फॉलो होता है, तो आपका जवाब होगा क्वासी फेडरल। आप ये नहीं कहेंगे कि फेडरल है, ना तो आप कहेंगे यूनिटरी है, ना तो आप कहेंगे मिक्सचर है। मिक्सचर समझाने के लिए बोला है, बट इसका जो प्रॉपर टर्म है वो है क्वासी फेडरल। तो कोई आपसे पूछेगा तो आपको बताना है इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि इंडिया में फेडरल कैसे है और यूनिटरी कैसे है, दोनों का मिक्सचर कैसे है। पहले हम फेडरल की बात करते हैं, उसकी फीचर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में क्वासी फेडरल फॉलो होता है, इस सबसे टॉप पे मैंने लिख दिया, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। अब हम फेडरल के फीचर्स की बात करते हैं कि फेडरल किसी कंट्री में क्या फीचर्स होनी चाहिए जो उसको एक फेडरल कंट्री बनाता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये हमने लास्ट में बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट है ये। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? यस, ऑब्वियसली। हमने जब से क्लासेस स्टार्ट की हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात करी है कि इंडिया में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो भी सबसे लेंथीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। वो किसका है? इंडिया का। सो ये फीचर्स तो प्रूव हो रहा है, जो फीचर्स फेडरल का है वो फीचर इंडिया में भी है, तो यानी इंडिया में फेडरल सिस्टम है। इस एक फीचर से समझ में आता है कि इंडिया में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट फीचर तो ये हो गया। अब सेकंड फीचर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। तो क्या डिवीजन ऑफ पावर है इंडिया में? जो सिस्टम है, जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, वो सेंट्रल स्टेट में डिवाइडेड है? हाँ है, क्योंकि आपने देखा अपनी कंट्री में सेंट्रल के पास ही पावर है, स्टेट के पास ही सेपरेट पावर है।
पावर का मतलब ये है अपने एरिया में उनकी अपनी फीचर्स, अपने पावर्स होती हैं। ना तो सेंट्रल स्टेट की पावर ले सकता है, ना स्टेट सेंट्रल की पावर ले सकता है। यानी कि उनकी लिस्ट है, हम लिस्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनी हुई है, यूनियन की लिस्ट बनी हुई है कि ये लिस्ट में आपके ये मैटर है, आपका ये सब्जेक्ट है, आप उसी में काम करेंगे। स्टेट की भी लिस्ट बनी हुई है, उसके जो जितने भी उसके मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो स्टेट हैंडल करेगा। तो स्टेट के अपने सब्जेक्ट मैटर है, स्टेट के सेंट्रल के अपने सब्जेक्ट मैटर है। यानी कि स्टेटस तो इक्वल है, पावर्स दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, पर डिवीजन तो है। तो ये फीचर भी फॉलो हो रहा है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और डिवीजन ऑफ पावर, ये दोनों तो है। यानी कि ये प्रूव करता है कि इंडिया फेडरल तो है। ठीक है, अब थर्ड फीचर क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर है। हम ये बात करते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है हमारे इंडिया में, सबसे बड़ी रूल बुक है, लॉ बुक है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंटर के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लाने की, अमेंड करने की, पर वो पावर किसने दी है? सेंट्रल को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर दे रहा है। किसको दे रहा है पावर? सेंट्रल को दे रहा है, स्टेट को दे रहा है कुछ भी करने की पावर। तो बड़ा कौन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन। जो दे रहा है, देने वाला बड़ा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें पावर दे रहा है, सेंट्रल को पावर दे रहा है, स्टेट को पावर दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है। हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। आपको कोई रूल लाना है, लॉ में चेंज लाना है, तो आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लाना होगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रख रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इंडिया में ये चीज है, तो यानी ये चीज ही प्रूव करती है कि इंडिया में फेडरल है, फेडरल सिस्टम है। नाउ फोर्थ इज रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है? आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है? हमारा रिजिड मतलब कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। या तो रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है। अब जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर उन्हें कोई लॉ लाना है, वो जैसे अनाउंस कर देते हैं कि ये हमारा लॉ कल से लागू होगा, तो उन्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर कोई लॉ लाना है या कुछ लॉ जो पहले से है उसमें चेंज लाना है, अमेंड करना है उसे, तो अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उठाया कर दिया चेंज। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, कुछ प्रोविजंस जो हैं वो रिजिड हैं, कुछ फ्लेक्सिबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सारे ही रिजिड हैं, कुछ तो रिजिड हैं, कुछ प्रोविजंस फ्लेक्सिबल हैं। अब 5 ऐसे एरिया हैं जो रिजिड हैं, जिन्हें सेंट्रल अकेले चेंज नहीं कर सकता। रिजिड का मतलब यहाँ क्या है कि सेंट्रल के पास अकेली पावर नहीं है, यूनियन के पास जो पार्लियामेंट है उसके पास अकेले पावर नहीं है कि वो सब कुछ चेंज कर दे, उसको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 3 टॉपिक, ये 3 जो फीचर्स हैं, ये तो आपको आगे समझ में कि हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सुप्रीम है। तो ये तीनों फीचर्स तो इंडिया में है, और ये 3 फीचर्स प्रूव करते हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है। अब हम रिजिडिटी की बात करते हैं कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, ये दोनों है, ये क्या प्रोविजंस है, क्या प्रोविजंस नहीं है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या नहीं है। रिजिड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, यूके में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज अमेंड कर देते हैं, कभी भी अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, अब इंडिया में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं इंडिया में, 5 प्रोविजंस ऐसे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का आपसी सहमत होना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कुछ भी चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ मैटर्स जो हैं, सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं वो स्टेट के हैं, कुछ सब्जेक्ट मैटर सेंट्रल के हैं, जो लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, जो स्टेट के जो मैटर है, जैसे एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है, उसमें सेंट्रल नहीं आ सकता।
कुछ भी अपना पक्ष रखने के लिए, कुछ भी चेंज लाने के लिए, क्योंकि वो स्टेट का है। ऐसे ही स्टेट सेंट्रल के किसी सब्जेक्ट मैटर में अपना ओपिनियन या अपना कोई चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, सबका अपना अपना एक लिस्ट बनी हुई है, अपने उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना मैटर जो है वो रिजॉल्व करेंगे या अपना कोई लॉ लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 5 प्रोविजंस हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक अकेला इनको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन 5 के अलावा जितने भी लॉ हैं या जितने प्रोविजंस हैं, इन 5 के अलावा उसमें सेंट्रल यानी पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। ठीक है, वो कुछ भी जो उनका अपना चेंज करना होगा वो प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग जो है उसको लागू कर देगा। पर इन 5 में दोनों को कंसेंट होना यानी कि दोनों की सहमति होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने बताया, ना तो सेंट्रल स्टेट के मैटर में जाएगा, ना ही स्टेट सेंट्रल के मैटर में जाएगा। ठीक है, अब ये 5 प्रोविजंस कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें और चीज है कि अगर सेंट्रल स्टेट है, कोई प्रोविजन ऐसा लाना है, कोई लॉ में चेंज लाना है, नया लाना है, अमेंड करना है, और वो इन 5 प्रोविजंस के अंडर में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें पार्लियामेंट क्या है, 2/3 जो मेजॉरिटी है यानी स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, प्लस 50% जो है स्टेट का कंसेंट होना चाहिए, तो ही वो उस चीज को लागू कर सकता है। फिर जाके वो प्रेसिडेंट को अपील करेगा या देगा, वो लॉ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो बात करी थी कि जो 5 प्रोविजंस है, जो मैटर इन 5 प्रोविजंस के अंडर में आ रहा है, उसमें जो अगर सेंट्रल कुछ लॉ बनाता है तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी प्रेजेंट भी होनी चाहिए प्लस उन्होंने वोटिंग भी करनी होनी चाहिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। यह मेजॉरिटी हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं समझा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो उस जाके वीडियो आप देख सकते हैं। ये क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी है। ठीक है, ये होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, 50% स्टेट जो है एग्री करना चाहिए उस चीज को लाने के लिए। सेंट्रल अकेले इन प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंट्रल स्टेट की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमें डिस्टर्ब ही तो नहीं करना, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो फेडरल नहीं रहेगी। डिवीजन ऑफ पावर में हमने जब बात की थी कि सेंट्रल की पावर अलग है, स्टेट की पावर अलग है, दोनों को ही अपनी लिस्ट दी गई है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। आप ना तो उसके मैटर में घुसेंगे, ना वो उसके मैटर में घुसेगा। पर अगर आपको कोई प्रोविजन लाना है, कोई चेंज लाना है, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। ठीक है, प्लस 50% स्टेट एग्री करना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट को आगे भेज सकते हैं। यानी ये दोनों चीजें अगर फुलफिल हो रही हैं तो दोनों का कंसेंट हो गया, सेंट्रल कंसेंट भी हो गया, स्टेट का कंसेंट भी हो गया, तो आप प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं और वो जो लॉ है वो चेंज हो सकता है या लाया जा सकता है। इन 5 प्रोविजंस के अलावा पार्लियामेंट डायरेक्टली उन लॉ को चेंज कर सकता है विद स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी तो वहां भी होगा, हमने पढ़ा था मेजॉरिटी चैप्टर में क्या क्या उसमें कवर होता है, तो उसमें स्टेट का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। इन 5 के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मैटर है, उसमें आपको स्टेट का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप स्पेशल मेजॉरिटी से उसको ले सकते हैं और देन यू कैन सेंड डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट, आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है जिससे आप आर्टिकल में या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। तो ये राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद है वो खुद को ही राइट दे रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लॉ प्रोविजंस बने हुए हैं उसमें आप चेंज ला सकते हैं, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और वो किस आर्टिकल में देता है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं।
ठीक है, कुछ लॉ में चेंज ला सकते हैं, कुछ लॉ ला सकते हैं, वो राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो आता है आर्टिकल 368 के अंडर में। और कहाँ पे चेंज ला सकते हैं, वो 5 प्रोविजंस दी गए हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का कंसेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों की सहमति होनी चाहिए। सेंट्रल की स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में जाके 2/3 मेंबर जो है हमने डिस्कस किया था, इससे प्लस 50% स्टेट का कंसेंट होना चाहिए, तभी वो लॉ ला सकता है। देन वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है, तो वो लॉ चेंज होगा या आ सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 368 कहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं हमें बताती हैं कि इंडिया फेडरल है। ये पूरा रिजिडिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये पूरा बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ पार्ट तो रिजिड हो गए, यानी कि ऐसा तो नहीं सेंट्रल अपनी मर्जी चेंज कर देगा, तो ये तो रिजिडिटी प्रूव हो गई है इस बात से। कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल भी है, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल स्पेशल मेजॉरिटी से बिना स्टेट की कंसेंट से चेंज कर सकता है। ठीक है, तो रिजिडिटी तो प्रूव हो रही है, इस बात से प्रूव हो गई कि रिजिड तो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल के हाथ में अकेला तो नहीं, ऐसा तो सब कुछ ही चेंज कर देगा, स्टेट को पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें प्रूव हो गई कि हमारा जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है, एक तो क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, यानी हम सुप्रीम रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड फोर्थ इज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। अच्छा, थोड़ा ही रिजिड है, 5 प्रोविजंस के लिए रिजिड है, 5 प्रोविजन में बहुत सब कुछ कवर हो जाता है, पर है तो रिजिड। तो ये 4 पॉइंट्स हमें बताते हैं कि हमारा जो इंडिया सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। ठीक है, अब कुछ सिस्टम है हमारा ज्यादातर क्या है, यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है, कुछ तो फेडरल की तरफ झुका हुआ है, पर ज्यादातर जो है यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है, इसलिए क्वासी फेडरल है। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब हम आर्टिकल 368 डिस्कस करेंगे, जो हमें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें बताता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंज ला सकते हैं और कौन से 5 प्रोविजंस हैं, कौन से 5 एरिया हैं जिसमें सेंट्रल को स्टेट की सहमति की जरूरत है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।